डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्यूरिंग मशीन के कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, उसके डिफिनेशन देखेंगे। एग्ज़ाम में बस इसके डिफिनेशन आते हैं और शॉर्ट नोट आता है। तो चलो हम एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट है यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। तो व्हाट इज़ यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन? बच्चों यहाँ पे मैंने एक तरफ ट्यूरिंग मशीन बनाया है, एक तरफ यूटीएम बनाया है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? ट्यूरिंग मशीन जो हम लोग अभी डिज़ाइन कर रहे थे प्रीवियस 2 लेक्चर में, जैसे लास्ट टाइम पे मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाया था, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो मैंने ट्यूरिंग मशीन बनाया वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का ही काम करेगा और कोई काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि वो डिवाइड कर देगा या एडिशन कर देगा या सब्सट्रैक्शन कर देगा, वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही करेगा। तो यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन में डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं। बट यूटीएम में क्या है? यूटीएम हमारा ये जनरल कंप्यूटर की तरह बिहेव करता है। इट इज़ ए सिमुलेटर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। यहाँ पे ये एक ही मशीन होगा हर एक टास्क के लिए। तो वो कैसे काम करेगा? तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इम्बेड किया जाता है। डिस्क्रिप्शन क्या है? एल्गोरिदम है, प्रोग्राम है, सब रूटीन है, जो कि आपके डिजिटल कंप्यूटर में पहले से इम्बेड होते हैं। तो उसी तरीके से हमारा डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन गिवन होता है इसमें, यानी डिस्क्रिप्शन पहले से फिट किया हुआ होता है, एल्गोरिदम फिट किया हुआ होता है और उसके अकॉर्डिंग ये उसका आउटपुट परफॉर्म करता है। डिस्क्रिप्शन यानी कि डिफरेंट ट्यूरिंग मशीन, आप एक तरीके से ये कर सकते हो हर एक चीज़ का हर एक काम के लिए, यानी एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवाइड का ट्यूरिंग मशीन बना करके यूटीएम में इम्बेड किया हुआ है। ठीक है, तो यानी हमारा क्या हो गया? जनरल जो डिजिटल कंप्यूटर है, जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर है, उसकी तरह बिहेव करता है। तो यूटीएम कैन सिमुलेट द बिहेवियर ऑफ जनरल कंप्यूटर। तो बच्चों यहाँ पे देखो, मैंने वही सारी चीज़ें कवर कर रखा है जो मैंने अभी बताया, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्यूरिंग मशीन इज सेड टू बी यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन इफ इट कैन एक्सेप्ट द इनपुट डेटा एंड एन एल्गोरिदम फॉर कंप्यूटिंग। वो एल्गोरिदम है क्या? वही सारे ट्यूरिंग मशीन बना करके इसमें इम्बेड किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने इतना इसलिए कवर कर दिया कि कभी कभी शॉर्ट नोट आता है यूटीएम पे, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा मॉडिफाइड ट्यूरिंग मशीन। बच्चों ये मॉडिफाइड ट्यूरिंग मशीन का ये हेडिंग यहाँ पे हम नहीं बना पाए, ये मॉडिफाइड ट्यूरिंग मशीन का है। तो मॉडिफाइड ट्यूरिंग मशीन क्या होता है? मॉडिफाइड ट्यूरिंग मशीन में हम क्या करते हैं, मोर देन वन इनपुट टेप ले लेते हैं। तो एक तो इनपुट टेप होता है जिसपे हम प्रोसेस करते हैं। कुछ हमारे पास इनपुट टेप है जो कि जनरल पर्पस मेमोरी की तरह काम करेगा, और इसमें क्या करते हैं हम, रीड राइट हेड बढ़ा देते हैं। और इनपुट जो हमारे पास जो प्रोसेस इनपुट टेप है उसका साइज भी हम बढ़ा देते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ इनपुट टेप, इंक्रीज द नंबर ऑफ रीड राइट हेड एंड ऐड स्पेशल पर्पस मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ इनपुट टेप। तो ये हमारा होता है मॉडिफाइड ट्यूरिंग मशीन। तो ये हम जो यूटीएम है इसी को मॉडिफाई करके बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया मॉडिफाइड ट्यूरिंग मशीन। आपके सिलेबस में एक जगह लिखा हुआ है मॉडिफाइड ट्यूरिंग मशीन, तो इसीलिए मैंने बता दिया। तो मॉडिफाइड ट्यूरिंग मशीन में आप यही लिख देना कि मॉडिफाइड ट्यूरिंग मशीन कैन बी डिजाइन बाय मॉडिफाइंग द ट्यूरिंग मशीन और यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन बाय एम्बेडिंग द फॉलोइंग 3 फीचर्स। ये जो 3 लिखे हुए हैं, तो ये हमारा हो गया मॉडिफाइड ट्यूरिंग मशीन। नेक्स्ट आ गया हमारा बच्चों चर्च ट्यूरिंग थीसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको शॉर्ट में समझ लो, करने के लिए कुछ नहीं, 2 लाइन का 3 लाइन का डिफिनेशन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्च थीसिस ये कहता है कि एनी एल्गोरिदम दैट कैन बी परफॉर्म ऑन एनी कंप्यूटिंग मशीन कैन बी परफॉर्म ऑन ए ट्यूरिंग मशीन एज वेल। इसका कहने का मतलब ये है, ये 1936 के आसपास 1930s में ही इन्होंने ये चीज़ें बता दी थी, और वो हमारा आज भी वो ट्रू है डिजिटल कंप्यूटर के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी एल्गोरिदम है, अगर मैं उसको ट्यूरिंग मशीन पे परफॉर्म कर पा रहा हूँ तो डिजिटल कंप्यूटर पे भी परफॉर्म कर लूँगा। या हम इसका उल्टा ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि अगर कोई एल्गोरिदम हमारा डिजिटल कंप्यूटर पे काम कर रहा है, यानी कि अगर उसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया और यहाँ अगर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो ट्यूरिंग मशीन पे भी एग्जीक्यूट होगा। यानी उसके लिए हम ट्यूरिंग मशीन भी डिजाइन कर सकते हैं। इसको दूसरे फॉर्म में हम कर सकते हैं, एनी एल्गोरिदम प्रोसेस कैन बी सिमुलेट इफिशिएंटली बाय ए ट्यूरिंग मशीन। यानी कि हम कोई भी एल्गोरिदम अगर लिखते हो, चाहे इस दुनिया में किसी भी टास्क के लिए अगर कोई एल्गोरिदम लिखते हो, तो वो हमारा ट्यूरिंग मशीन पे प्रोसेस होगा, यानी कि उसके लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन होगा। ये हमारा चर्च ट्यूरिंग थीसिस कहता है। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट है हमारा सोल्वेबल एंड अनसोल्वेबल प्रॉब्लम। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो इसको 1 बाई 1। प्रॉब्लम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सोल्वेबल एंड अनसोल्वेबल।
अब इस सॉल्वेबल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल। अब इस वीडियो लेक्चर में मैंने ज़्यादा पीपीटी नहीं बनाए हैं, हमने आपको शॉर्ट में ही बताया है क्योंकि बस डिफिनेशन ही डिफिनेशन आता है, तो हम बस उस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। ज़्यादा समझाने के लिए मैंने एनिमेटेड पीपीटी नहीं बनाए हैं। तो इस टास्क को ठीक से समझना कि क्या कहना चाह रहा है। तो इस वर्ल्ड में बच्चों जो भी टास्क है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सोल्वेबल एंड अनसोल्वेबल। सोल्वेबल वो है जिसको साइंटिस्ट ने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके का टास्क हो। तो एनी प्रॉब्लम दैट इज सोल्वेबल इट इज काउंटेड इन सोल्वेबल प्रॉब्लम। अच्छा, अब इसको ठीक से समझना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अगर कोई टास्क ऐसा है जो कि आपसे पूछा गया कि क्या अगर ऐसा सिनारियो है तो ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो अगर आपने ये बता दिया, ठीक से समझना बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपने ये दे दिया कि नहीं इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो सॉल्वेबल प्रॉब्लम में काउंट होगा। मैं एक बार फिर से मैं जो बोल रहा हूँ ठीक से समझना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई टास्क आपके पास आया, कोई एक सिनारियो आया कि क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो आपने कहा कि नहीं इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये किस में काउंट होगा? सॉल्वेबल में। क्यों? क्योंकि आपने इसको सोल्व कर दिया। क्या सोल्व कर दिया? आपने इसको मैथमेटिकली सोल्व कर दिया कि मैथमेटिकली इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है। आपने उसको प्रूव कर दिया, बता दिया। और अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, मतलब कि सोल्व होगा कि नहीं होगा, यानी सोल्यूशन का कोई साइंटिस्ट बता ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तो वो अनसोल्वेबल प्रॉब्लम में आएगा, जिसको कि सोल्व किया ही नहीं जा सकता, तो वो अनसोल्वेबल में आ गया, ठीक है। जैसे अगर मैं ये कहना चाहूँ कि जैसे मैंने कोनिसबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम बताया था आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, जिसमें कि 7 ब्रिज थे और 4 सिटी था, और हर एक ब्रिज को एक ही बार विजिट करते हुए डिफरेंट सिटी में जाना था, और जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे पहुँचना था। तो क्या हम पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें कोई ना कोई ब्रिज रिपीट करना पड़ेगा। तो ये कैसे सोल्व हुआ था? इसको यूलर ने ग्राफ थ्योरी की हेल्प से सोल्व किया था, और वो जो ग्राफ बनता है वो हमारा यूलर ग्राफ नहीं बनता। यूलर ग्राफ में हर एक वर्टेक्स का डिग्री इवन होता है, और वो जो ग्राफ बना था उसमें हर एक वर्टेक्स का डिग्री इवन नहीं था, तो वो सोल्व नहीं हो सकता। तो किस में काउंट होगा? सोल्वेबल में। क्यों? क्योंकि यूलर ने बता दिया कि सोल्वेबल नहीं है, आपको एक ब्रिज रिपीट करना ही पड़ेगा, तो वो सोल्वेबल में काउंट होगा। तो प्रॉब्लम को ठीक से समझना, सोल्वेबल और अनसोल्वेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा सोल्वेबल एंड अनसोल्वेबल प्रॉब्लम हो गया। एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम दैट कैन बी सोल्व बाय ट्यूरिंग मशीन, यानी अगर ट्यूरिंग मशीन उसके लिए अगर डिज़ाइन होता है किसी भी टास्क के लिए, तो वो सोल्वेबल में आएगा। अनसोल्वेबल में विच इज़ नॉट सोल्वेबल, दैट इज अनसोल्वेबल। अब ये जो सोल्वेबल है ये भी दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल। जो सोल्वेबल प्रॉब्लम है, डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल। तो बच्चों डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल क्या है? अब कोई भी टास्क है तो कंप्यूटर कब सॉल्व करता है? जब आप उसके लिए प्रोसीजर बनाओगे, एल्गोरिदम बनाओगे, और उसको कंप्यूटर में फीड कर दोगे तो एग्जीक्यूट करके बता देगा, तभी तो सोल्व होगा। तो अगर आप किसी भी टास्क के लिए, किसी भी सोल्वेबल टास्क के लिए, यानी कि जो सोल्वेबल है उसके लिए आपने एक प्रोसीजर बना दिया, यानी कि एक एल्गोरिदम बना दिया, प्रोसीजर तो बना दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, जब आप 5th सेम में जाओगे तो डा पढ़ोगे, तो वहाँ पे कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं कि ये कितने टाइम में सोल्व होगा, तो उसका हम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं। जब ये डा पढ़ोगे आप लोग तो वहाँ देखना कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करोगे और देखोगे कि इसकी इतनी कम्प्लेक्सिटी है, इसकी इतनी कम्प्लेक्सिटी है, तो कितने टाइम में हम सोल्व करेंगे। तो किसी भी टास्क के लिए आपने स्टेप्स बना दिए कि पहला स्टेप में ये करेगा, दूसरा स्टेप में ये करेगा, तीसरा स्टेप में ये करेगा, और उसके अकॉर्डिंग एल्गोरिदम लिख दिए। अब अगर आप उस एल्गोरिदम की एनालिसिस कर पा रहे हो कि ये इतने टाइम में सोल्व हो जाएगा, तो दैट इज़ डिसाइडेबल। और अगर ये नहीं कर पा रहे हो कि कितने टाइम में सोल्व होगा, तो दैट इज कॉल्ड अनडिसाइडेबल। और ऐसे केस में क्या होता है, ट्यूरिंग मशीन लेफ्ट राइट लूपिंग करता रहता है, लेफ्ट राइट। अब पता नहीं कहाँ पे जाके हॉल्ट करेगा। अब हॉल्ट करता है तो हमने ये कह दिया कि हाँ इसका सॉल्यूशन मिल गया। अब कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जो कि पता नहीं कहाँ पे जाके हॉल्ट करेगा, हम उसकी कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस
कर ही नहीं पा रहे हैं। प्रोसीजर तो है हमारे पास कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, बट उसकी हमारा डोमेन नहीं है कि कहाँ पे जाकर के सोल्व होगा वो। जैसे गिवन नंबर इज प्राइम और नोट, तो अगर मैं ये कहूँ कि 100 से 200 के बीच में प्राइम नंबर निकालो, तो एल्गो लिखोगे, निकाल करके बता दोगे। अगर मैं ये बताऊँ कि इसके लिए अब एल्गोरिथम लिखो, इसकी कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करो कि गिवन नंबर इज प्राइम और नोट, तो क्या एल्गोरिथम बनाओगे? क्या हमारा नंबर है, कहाँ तक वो कैलकुलेट करेगा? ठीक है, प्रोसीजर तो है लेकिन एल्गो नहीं है हमारे पास। तो ये हमारा डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल होता है। डिसाइडेबल प्रॉब्लम क्या हो गया? ये प्रॉब्लम इज सेड टू बी डिसाइडेबल इफ वी कैन ऑलवेज कंस्ट्रक्ट ए कॉरस्पॉन्डिंग एल्गोरिथम दैट कैन बी आंसर द प्रॉब्लम करेक्टली, कि कितने टाइम में सोल्व होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम होता है, लूपिंग करता रहता है ट्यूरिंग मशीन। अभी हम बताएंगे हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या है, वो भी आगे बताएंगे ट्यूरिंग मशीन का हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या है। बच्चों ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाता है, पोस्ट कॉरस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। ये पीसीपी पे ही ईमेल पोस्ट द्वारा काम किया गया है। EMIL साइंटिस्ट का नाम है, ईमेल पोस्ट इन 1946 में इन्होंने दिया था। तो ये अनडिसाइडेबल का है। तो जब अनडिसाइडेबल में आप कैंडिडेट सॉल्यूशन बनाते हो, सॉरी मैंने कैंडिडेट सॉल्यूशन बना दिया बच्चों, आपको कैंडिडेट सॉल्यूशन नहीं पता होता है कि क्या होता है। हमारा जो स्पेस होता है सॉल्यूशन का एक स्पेस होता है। मैं थोड़ा सा बड़ा टर्म बोल गया, बट समझ लो, जब बोल ही दिया तो समझ लो कि अगर कोई भी टास्क है हमारे पास तो इसका सॉल्यूशन स्पेस क्या है, कितना बड़ा इसका सॉल्यूशन स्पेस है। तो उस सॉल्यूशन स्पेस में कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कहाँ कैसे सर्च करेगा। तो ईमेल ने बताया था कि जो प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल वाले प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे कि एम और एन यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्म में लिया है। तो आप उसी तरीके से समझो, मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए। बच्चों आपको इतना ही समझ में आना है कि एम और एन हमारे पास क्या है, दो स्ट्रिंग है, x1 x2 x3 अप टू xn, और एक n है बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई n। ठीक है, ये दो स्ट्रिंग है। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऑर्डर यहाँ पे सेट करना है जिससे कि सेम स्ट्रिंग बन जाए। ये क्या कह रहा है, अभी मैं एग्जांपल लूँगा तो क्लियर हो जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है पोस्ट कॉरस्पॉन्डेंस सॉल्यूशन में कि अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है I1 I2 Ik सच दैट कि x ik इक्वल टू y yk, यानी कि जो जिस ऑर्डर में हमने x वाले को लिया, अगर हमारे पास यहाँ पे x1 एक स्ट्रिंग है, x2 एक स्ट्रिंग है, x3 है, xn है, तो और सब अलग अलग स्ट्रिंग है, यहाँ भी हमारे पास अलग अलग स्ट्रिंग है। तो क्या कोई एक ऐसा स्ट्रिंग बन सकता है कि मैंने x2 लिया, फिर x5 लिया, फिर x1 लिया। तो उस तरीके से यहाँ भी पहले बाई 2 लेंगे, फिर बाई 5 लेंगे, फिर बाई 1 लेंगे। तो जब इसको मिलाएंगे m वाले को और n वाले को, 3x को और 3y को उसी ऑर्डर में, तो हमारा एक सेम स्ट्रिंग बनेगा। तो अगर ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं पोस्ट कॉरस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, ये सोल्व हो गया। देखो एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक m लिया है और n लिया है, तो m में भी 3 स्ट्रिंग है और n में भी 3 स्ट्रिंग है। तो क्या करें कि हैव ए पोस्ट कॉरस्पॉन्डेंस सॉल्यूशन, क्या इसके पास सॉल्यूशन है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये आइडिया लगाऊंगा कि कैसे मैं स्ट्रिंग को मैच करूँ। अगर मैं इसको ले लूँ, इस वाले को, इसको अगर मैं ये बोलता हूँ m1 m2 m3, तो पहले m3 ले लें, फिर m2 ले लें, फिर m1 ले लें। तो जिस ऑर्डर में यहाँ पे लिए हैं उसी ऑर्डर में फिर n लेना पड़ेगा। अगर इसको मैं बोलता हूँ n1 n2 n3, तो n3 लेना पड़ेगा, फिर जैसा मैंने यहाँ पे m में लिया था जिस ऑर्डर में, तो उसी ऑर्डर में यहाँ लेना पड़ेगा। जैसे इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो देखो मैंने लिया है, क्या लिया है, x1 x2 x3, यानी ये इसको हम x1 बोल रहे हैं, इसको x2 बोल रहे हैं, इसको x3 बोल रहे हैं। ये हमारा स्ट्रिंग है। तो यानी कि ये 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, a b b a a, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया तीनों x3 की जगह पे। यहाँ भी x1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, BBA, और यहाँ पे ट्रिपल A AA, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं ऑर्डर बनाऊँगा। जैसे यहाँ पे मैंने पहले किस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाया, x2 x1 x3, तो वहाँ पे भी हमें बनाना पड़ेगा बाई 2 बाई 1 बाई 3। तो देखो यहाँ पे जब हमने बनाया है इस तरीके का कॉम्बिनेशन, x2 x1 x3 हमने बनाया, x1 x2 x3, यहाँ पे बनाया बाई 2 बाई 1 बाई 3, तो सेम स्ट्रिंग बन रहा है। बना या नहीं बना, देखो ट्रिपल ए डबल बी ट्रिपल ए, ट्रिपल ए डबल बी ट्रिपल ए, दोनों सेम बना। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, सॉल्यूशन क्या एग्जिस्ट किया, 2 1 3, यानी कि पहले 2 को लो, इसको लो, फिर 1 को लो और फिर 3 को लो,
तो दोनों जो स्ट्रिंग बनाएगा वो सेम स्ट्रिंग बनाएगा। तो यहाँ पे भी देखो x2 x1 x3 फिर by2 by1 by3, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया 2 1 3, यानी कि i इक्वल टू 2 i j k, यानी i इक्वल टू 2 j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 3। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। यानी हमें क्या करना है, इसका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि सेम स्ट्रिंग बने। तो जो कॉम्बिनेशन m के लिए बनाएंगे वही कॉम्बिनेशन n के लिए। जैसे अगर इसको हम 1 2 3 बोलें तो 1 2 3 3 1 2 3 2 1 जैसा कॉम्बिनेशन, मतलब जो यहाँ बनाओगे वही यहाँ भी बनना चाहिए। तो सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब जिस कॉम्बिनेशन से आप यहाँ पे स्ट्रिंग बना रहे हो और उसी कॉम्बिनेशन से यहाँ पे वही वाला स्ट्रिंग बना है तो हम उसको सॉल्यूशन मानते हैं। सिंपल सा है। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है m इक्वल टू हमने a लिया है और n इक्वल टू हमने a लिया है, ये अलग क्वेश्चन है, सेम तो नहीं लिया, नहीं सेम नहीं, अलग है। तो क्या यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो ये मैं अभी आपको क्यूज में दूंगा, कल आप लोग इसको सोल्व करोगे। ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो बताओगे क्या आई जे के, यानी कि आई इक्वल टू क्या क्या लोगे, जे इक्वल टू क्या लोगे, के इक्वल टू क्या लोगे। तो इसी तरीके से सॉल्यूशन बताना जैसे मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हमारा है 2 1 3, तो आई ये हमारा आई जे के है, तो आई इक्वल टू 2 हो गया, जे इक्वल टू 1 हो गया, के इक्वल टू 3 हो गया। तो क्या इसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो यही एक न्यूमेरिकल था। अब आगे के चैप्टर में आगे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सब थ्योरेटिकल ही है। मैं एक आध लेक्चर और लूँगा और एक ख़त्म हो जाएगा। तो यही एक न्यूमेरिकल है जो कि एग्जाम में आया है। तो इसको आप लोग क्यूज में करके बताओगे कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो ये मैं क्यूज में देने वाला हूँ। और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या करता है 1 2 3 3 1 2 2 1 3 के फॉर्म में आप हमें बताओगे। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।